सो नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, हमको अब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बेसिकली पढ़ना है। जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है वो, उसको पढ़ने के लिए हमको एक दो चीज़ें और पढ़ना पड़ेगा। ड्वेल नेचर ऑफ मैटर, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, बेस्ड क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल हमको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, उसके बेसिक पोस्टुलेट्स को जस्ट एक उससे गो थ्रू करना है हमको बेसिक पोस्टुलेट से, और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जिनको आपको पढ़ना है, जैसे क्वांटम नंबर्स में भी उसमें वहाँ पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड क्वांटम नंबर्स। तो हम लोग क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पर चलने के पहले कुछ दो तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिस पर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बेस्ड है। तो उसमें से पहला जो टॉपिक है वो है ड्वेल नेचर ऑफ मैटर। आप में से मुझे कोई बता सकता है कि लाइट जो है वो अल्टीमेटली है क्या? इज इट अ पार्टिकल और इज इट अ वेव? कैन एनीवन टेल मी? Sir, both. Wave. Akansha is saying it is a wave. No, sir, both. Both. Okay. Yes. So it is correct. Light is considered as having a dual nature, both particle as well as wave. It is a compromise that scientists have made because it sometimes show particle behavior, for example, in photoelectric effect, and sometimes it behaves as a wave, for example, in interference, diffraction. So लाइट को दोनों तरह का मान लिया गया, वेव भी पार्टिकल। इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड डी ब्रोगली नाम का एक साइंटिस्ट हुआ, और डी ब्रोगली नाम के साइंटिस्ट ने लाइट के ड्वेल नेचर पर बेसिस होकर एक बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट दिया। वो कोई उसने कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह करके नहीं देखा, उसने अपने हाइपोथेसिस में सोचा, मतलब ये उसका कंसेप्चुअल पॉइंट था। कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह नहीं हुआ, एक्सपेरिमेंट तो बाद में हुआ और बाद में उसकी ये बात प्रूव हुई। पराग ऐसा नहीं है, पराग कह रहा है पार्टिकल बट इट इज बीम लाइट। नहीं पराग, लाइट का जो नेचर है वो ड्वेल नेचर माना जाता है, पार्टिकल भी एंड वेव भी। ठीक है, ड्वेल नेचर बोलेंगे। सो डी ब्रोगली ने एक बहुत बोल्ड स्टेटमेंट दिया और उसका ये कहना है कि लाइट जैसे ड्वेल नेचर रखता है वैसे दुनिया का हर पार्टिकल ड्वेल नेचर रखता है। ये बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट था। इसका ये कहना, इसका मतलब ये पेन जो है, ये पेन जब चल रही है तो ना केवल ये पार्टिकल है बल्कि पेन एक वेव भी है। अब ये बड़ा स्टेटमेंट, ये समझना बड़ा मुश्किल है कि पेन वेव कैसे हो सकती है, तो पार्टिकल है। तो उसने इसका एक्सप्लेनेशन दिया पर एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं दे पाया। उसने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं दे पाया। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ बाद में दिया दो साइंटिस्टों ने, डेविसन एंड जर्मन, उन्होंने एक्सपेरिमेंट प्रूफ दिया। तो अपने को ये थ्योरेटिकली पढ़ना है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। पहला पॉइंट इसमें, इसको आप लोग नोट करते जाइए। पहला पॉइंट, डी ब्रोगली स्टेटेड डी ब्रोगली, ये साइंटिस्ट का नाम है, डी ब्रोगली स्टेटेड a bold statement based on, किस पे बेस्ड था ये? ड्वेल नेचर ऑफ लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, दैट
क्या दिया स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को अच्छे से सुनेंगे और लिख लेंगे कॉपी में, दैट एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट, एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट, इसको कॉपी में लिखेंगे, नोट्स बनाना है, ठीक है। इन द यूनिवर्स, in the universe has dual character, has dual character, that is it behaves both, it behaves both as a wave and as a particle. Every moving object behaves both as a wave and as a particle. Okay, second point, according to him, a wave is associated with every moving particle, every moving particle, and this wave is called matter wave or de Broglie wave, matter wave और de Broglie wave, ठीक है। थर्ड, the momentum of a particle is p, इसको अपन if कर लेते हैं, if momentum of particle is p, then its matter wave is given by matter wave, then its matter, then matter wave, then its matter wave wavelength is given by lambda is equal to h upon, where h is Planck. Planck कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है 6.6 into 10⁻34 जूल सेकंड। तो ये इसका कहना था, इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन, मोमेंटम को m भी लिख सकते हैं। सो दिस वाज द de Broglie स्टेटमेंट। इसका कहना यह है कि अगर कोई पार्टिकल है और ये पार्टिकल अगर मोशन कर रहा है, इसका मास m है, तो इससे एक वेव भी एसोसिएट होती है और इस वेव की जो वेवलेंथ है लैम्डा, वो इस फॉर्म में से दी जाती है।
इस वेव को मैटर वेव कहा गया। क्या ये वाली बात समझ में आ गई? यहाँ पे नोट कर लिया और समझ में आ गई क्या? इसका हम लोग प्रूफ भी देखेंगे, हालांकि प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम इसका प्रूफ देखेंगे। यहां तक समझ में आ गया? कैन वी मूव फॉरवर्ड? एनीवन प्लीज आंसर मी। हाँ, ओके, थर्ड पॉइंट कंप्लीट करो जल्दी से, देन वी मूव फॉरवर्ड। Okay, so we move forward. Let us try to prove this, but this proof is not in our syllabus. ये हमसे कोई पूछेगा नहीं, लेकिन मैं आपको जस्ट एक नॉलेज के लिए प्रूफ बता दे रहा हूँ। ये आप लोगों ने पढ़ा है? और ये आप लोग, यस सर सुने हैं। और ये आपने पढ़ा है? अगर m मास की बॉडी को एनर्जी बदलेंगे तो इतनी एनर्जी आएगी। तो मान लिया एक फोटॉन है जिसका मास है, लेट m इज द मास ऑफ फोटॉन, c क्या है? वेलोसिटी ऑफ फोटॉन। हाँ, लाइट तो c से ही चलता है, तो जो m इंटू सी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मोमेंटम ऑफ फोटॉन। इसको p से शो कर सकते हैं। ओके, अब देखो, अगर m मास के एक फोटॉन मेरे पास है, इसका मास m है, अगर इसको मैं एनर्जी में बदलूंगा तो ये आएगा, और एक फोटॉन की एनर्जी यही होती है, तो मतलब ये दोनों एनर्जी सेम होनी चाहिए ना। इस m मास के फोटॉन को अगर एनर्जी बदलेंगे तो आइंस्टीन कहता है कि इतनी एनर्जी निकलनी चाहिए, और प्लांक कहता है कि एक फोटॉन की जो एनर्जी है वो h न्यू होती है, तो मतलब दोनों एनर्जी आपस में इक्वल होनी चाहिए। इट मींस mc square has to be equal to h nu. Okay, and you know that c is equal to nu lambda होता है, तो nu is equal to c upon lambda, ये हम पढ़ चुके हैं वेव में। So what we'll get, mc square is equal to h c upon lambda, ठीक है, 1c cancels square, so what we get m into c is equal to h upon lambda, so lambda is equal to h upon m into c, and m into c is nothing but momentum, अभी हमने पढ़ा ये momentum है। So this is the formula of photon। किसके लिए निकला ये? फोटॉन के लिए निकला। तो डी ब्रोगली ने यहीं से इंस्पिरेशन लिया और उसने बोला जैसे फोटॉन होता है वैसे कोई भी पार्टिकल अगर इसका मास m है तो उसके लिए भी ये दोनों इक्वेशन लिखी जा सकती हैं, और उसके लिए भी हम कह सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन। हैव यू अंडरस्टूड द डेरिवेशन? एनीवन जिसको समझ में नहीं आया हो? कोई ऐसा है क्या? सर एक मैंने एक नोट कर लिया, आवाज नहीं आ रही आप लोगों की, थोड़ा जोर से बोलो या लिख के बताओ। आवाज नहीं आएगी, इसको नोट करना है।
नोट कर लो पूर्व। जैसे हो जाए मुझे बता देना, मैं आगे बढ़ना है। ओके, समझ में आ गया क्या? चलें आगे, कैन वी मूव फॉरवर्ड? ओके, so next topic that we are going to study is Heisenberg uncertainty display. ओके, तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है, पहले लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये एटम है, न्यूक्लियस है एटम का, ये ऑर्बिट है, और यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन है। अब आपको इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताना है कि पोजीशन है कहाँ। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक माइक्रोस्कोप लेना पड़ेगा, आंख से तो देख नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं, ये लेंस होता है, और एक लेना पड़ेगा लेजर लाइट। ये लेजर लाइट क्या काम करता है भाई, इसको देखो कैसे, लाइट जब यहाँ आएगा, इससे टकराएगा, और टकराने के बाद इस पे जाएगा, तभी तो आप यहां से देख पाओगे। What are you saying, Purva? Purva, what are you saying? ओके, ये वाली बात समझ में आ गई। ये क्या होगा, ये रेडिएशन इंसिडेंट करना पड़ेगा h न्यू। जब आप रेडिएशन इंसिडेंट करेंगे तो इससे टकराएगा रेडिएशन, और वो जब अपने पास आएगा तब आप इसको देख पाओगे। कोई भी चीज हम कैसे देख पाते हैं, मैं इस पेन को कैसे देख पा रहा हूँ, इससे लाइट टकरा रही है और मेरी आंखों में आ रही है, तो ये मुझे दिखेगी। अगर लाइट ही ना हो तो इससे टकराएगी नहीं और मेरी आंखों में नहीं आएगी। ठीक है, अब समस्या ये है, व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम दिस दिस इज द इलेक्ट्रॉन, वेरी टाइनी पार्टिकल, और ये जो हमने रेडिएशन इंसिडेंट किया है, अगर हम बड़ी वेवलेंथ लेते हैं, ये लैम्डा वेरी लार्ज है, तो आपको पता है ये जो हम ये लिया हमने, इसकी जो एनर्जी होगी ये hc अपॉन लैम्डा, एंड सिंस लैम्डा इज लार्ज, ये लार्ज है, तो इस फोटोन की एनर्जी होगी वो स्मॉल होगी। मतलब ये ठीक ऐसा है कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, इससे फोटोन लाइट जो हमको दिखा रहा है, वो फोटोन इससे टकराया, तो इसकी एनर्जी कम होगी। इसकी एनर्जी कम होगी तो जब ये इससे टकराएगा तो अपनी एनर्जी कुछ ना कुछ तो ट्रांसफर करेगा, तो
एनर्जी कम होने के कारण ये अपनी कम एनर्जी इसको ट्रांसफर करेगा। तो ये जिस मोमेंटम से घूम रहा था, जिस वेलोसिटी से घूम रहा था, इस पे इसने अपनी ट्रांसफर किया तो उसमें चेंज बहुत थोड़ा सा आएगा, मतलब इसके मोमेंटम में चेंज वेरी स्मॉल होगा। फिर से समझ लो, ये इलेक्ट्रॉन था, मुझे इस इलेक्ट्रॉन को देखना है, तो इस पे मैंने लाइट इंसिडेंट किया ताकि ये लाइट टकरा के मेरी आंखों में आए। तो जब मैंने लाइट इंसिडेंट किया तो उसका फोटोन इससे टकराया। मैंने जो ये फोटोन लिया है इसकी वेवलेंथ बहुत बड़ी लिया है। वेवलेंथ बड़ी लेने से, वेवलेंथ अगर बड़ी होती है ओके, वेवलेंथ बड़ी लेने से क्या होता है, अगर वेवलेंथ बड़ी होती है तो ये बड़ी वेवलेंथ की जो एनर्जी होगी वो स्मॉल होगी, तो ये जो फोटोन आएगा इसकी एनर्जी कम होगी। तो एनर्जी जब कम होगी तो इससे टकराएगा तो अपनी कम एनर्जी इसको ट्रांसफर करेगा। तो जो इसका एक्चुअल मोमेंटम और इसकी एक्चुअल वेलोसिटी थी उस पर फर्क बहुत थोड़ा सा पड़ेगा। ये वाली बात समझ में आई क्या सबको? ये वाली बात सबको समझ में आ गई? थोड़ा सा फर्क पड़ेगा सबको समझ में? ओके, अच्छा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन यहां रखा हुआ है, तो देखो ये वेवलेंथ इतनी बड़ी होने के कारण अगर मैं इसकी एग्जैक्ट पोजीशन बताना चाहूं तो लैम्डा इतनी बड़ी होने के कारण इसकी जो लैम्डा है क्योंकि लार्ज है, तो इसकी जो पोजीशन होगी डेल्टा एक्स, क्योंकि लैम्डा लार्ज है, देखो यहां से यहां तक, तो ये इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है, यहां से यहां तक कहीं भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो इसमें ये जो होगी ये लार्ज हो जाएगी। भाई इलेक्ट्रॉन लैम्डा इतनी बड़ी है तो ये इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है, टकराए, इस पे टकराएगा कब, इतना सारा है ना, इतनी सारी जगह स्पेस अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है, इसलिए जो डेल्टा एक्स होगा वो लार्ज हो जाएगा। वहीं अगर अपन ऐसी वेव ले लें और यहां पे इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, तब आप देखो इसका जो ई होगा hc अपॉन लैम्डा, इसका लैम्डा स्मॉल है, बहुत थोड़ा सा है वेवलेंथ, ये लैम्डा है, तो ई कैसा होगा इसका, लार्ज। तो इस केस में डेल्टा एक्स तो स्मॉल हो जाएगा क्योंकि हमको जल्दी से पता चल जाए, ये बहुत थोड़ी सी स्पेस अवेलेबल होगा जहां इलेक्ट्रॉन रहने की पॉसिबिलिटी है, पर इसका जो डेल्टा पी होगा वो लार्ज हो जाएगा। डेल्टा पी लार्ज क्यों होगा, क्योंकि ये लैम्डा स्मॉल है। इसका मतलब है अगर हम मोमेंटम को का चेंज बढ़ाए, अगर मोमेंटम में चेंज बढ़ेगा तो डेल्टा एक्स कम होगा, डेल्टा एक्स का बढ़ेगा तो मोमेंटम का चेंज कम होगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। क्या ये वाली बात समझ में आई क्या? जल्दी से देखो, जल्दी से मुझे बताओ। एक बार समझा दीजिए कौन सा वाला सर, ये अभी यही वाला है, डेल्टा पी और डेल्टा एक्स वाला। अच्छा ये बताओ, इसमें डेल्टा की जो वैल्यू है, इसमें डेल्टा की वैल्यू कैसी है, बहुत कम है ना, जो लैम्डा की वैल्यू बहुत कम है ना, तो अगर कोई यहाँ इलेक्ट्रॉन फंसा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन बहुत थोड़ी सी जगह में मूव कर सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की पोजीशन हम फिक्स कर सकते हैं। तो डेल्टा एक्स स्मॉल, जो डेल्टा एक्स होगा यानी उसकी पोजीशन जो चेंज हो सकती है वो बहुत थोड़ी जगह में हो सकती है। ये वाली बात समझ में आई? यस सर। ओके, अगर एनर्जी कितनी होती है, अच्छा हर फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, एससी अपॉन लैम्डा, तो जितना लैम्डा छोटा होगा उतनी एनर्जी ज्यादा होगी कि नहीं होगी? यस सर। अगर एनर्जी ज्यादा होगी तो ये फोटोन ज्यादा एनर्जी से टकराएगा, अगर बहुत तेजी से इससे टकराएगा तो इसका मोमेंटम क्या होगा, बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा ना। तो एक्चुअल जो हम मेजर करना चाह रहे थे वो मोमेंटम थोड़ी मिलेगा आपको, तो बड़ा चेंज मिलेगा। तो अगर डेल्टा एक्स कम हो गया तो मोमेंटम चेंज क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो इसने क्या कहा हाइजेनबर्ग ने कि जो चेंज इन मोमेंटम होता है एंड चेंज इन पोजीशन होती है और चेंज इन मोमेंटम है, अगर एक बढ़ाओगे तो एक कम होगा, एक कम होगा तो एक बढ़ेगा, तो कम से कम कितना हो सकता है, h अपॉन इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो कम से कम हो सकती है h अपॉन 4 पाई या इससे ज्यादा हो सकती है। दैट इज प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी और चेंज इन पोजीशन टू द
with the change in momentum is greater than or equal to h upon 4 pi. h प्लांक कांस्टेंट है, पाई तो आप जानते हो, यानी अगर मैं इसको ऐसा बोले कम से कम कितना होगा, डेल्टा x एंड डेल्टा p, इन दोनों की सबसे मिनिमम यानी कम से कम अनसर्टेनिटी h अपॉन 4 पाई तो होगी होगी, इससे ज्यादा भी हो सकती है पर इतनी तो होगी होगी, क्योंकि अगर आप ज्यादा वेवलेंथ दोगे तो ज्यादा वेवलेंथ दोगे तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, लेकिन ज्यादा वेवलेंथ देने से सॉरी मैं क्या बोल दिया, ज्यादा वेवलेंथ अगर देंगे, ज्यादा वेवलेंथ का लाइट हम देंगे, फोटोन देंगे, तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी, लेकिन इसकी एनर्जी कम होती है तो मोमेंटम का ज्यादा चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर कम वेवलेंथ का दोगे तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन तो सर्टेन हो जाएगी, पर इसके पास एनर्जी ज्यादा होगी तो उससे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बदल जाएगी, उसका मोमेंटम बदल जाएगा। दिस इज नोन एज हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या आप लोगों को ये वाली बात समझ में आई क्या? क्या हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल समझ में आया? ओके ओके, सो इसका एक और फॉर्म होता है, उसको भी देख लो, डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा वी लिख सकते हैं इसको, मोमेंटम को, सो इट बिकम्स एच अपॉन 4 पाई, सो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी is greater than or equal to h upon 4 pi m. This is also another form. ये भी पॉसिबल है, ठीक है। तो इसका ये एक फॉर्म है, ये इसका दूसरा फॉर्म है। क्या मैं आगे बढ़ूं? तो हाइजेनबर्ग ने ये बोला अगर इलेक्ट्रॉन की आप पोजीशन अच्छे से निकालना चाहते हो तो वेवलेंथ छोटी लेना पड़ेगा। वेवलेंथ जब छोटी लोगे तो वो जो फोटोन आ रहा है उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, वो ज्यादा एनर्जी के कारण उसके मोमेंटम को बहुत ज्यादा चेंज करेगा। अगर आप इसकी पोजीशन, अगर आपको ज्यादा एनर्जी वाला फोटोन नहीं देना है तो आपको वेवलेंथ बड़ी लेनी पड़ेगी, लेकिन जब बड़ी वेवलेंथ लेंगे तो इलेक्ट्रॉन में पोजीशन का डिफरेंस बहुत ज्यादा आ जाएगा। इस तरह से बोला कि भैया कम से कम इतनी एरर, इतनी जो है अनसर्टेनिटी तो रहेगी। मतलब इलेक्ट्रॉन की आप पोजीशन और मोमेंटम कभी भी सर्टेनली नहीं निकाल सकते। ये वाली बात समझ में आई क्या? बोलो समझ में आई ये वाली बात? ये वाली बात समझ में आ गई सबको? अच्छे से आई? कौन कौन लोग हैं? यस सर। ओके ओके, सो हमने क्या क्या देखा जरा हम देखें एक बार। ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, और ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के आसपास ऐसा घूम रहा है। तो हमने ये बोला, मतलब क्या पता चला? पता ये चला कि इलेक्ट्रॉन अकेला पार्टिकल ही नहीं, इलेक्ट्रॉन के साथ एक वेव भी एसोसिएट है। मतलब इस इलेक्ट्रॉन का ड्यूअल नेचर है, वेव भी है। तो इलेक्ट्रॉन बेसिकली इलेक्ट्रॉन नहीं है बल्कि वहां एक वेव है, उसके साथ एक वेव भी है। और दूसरा हमने ये बोला कि इसकी जो पोजीशन है और इसका जो मोमेंटम है वो नॉट सर्टेनली कैलकुलेटेड। ये हाइजेनबर्ग ने बताया, और ये जो है ये किसने बताया? डी ब्रोगली ने बताया। अब अगर किसी चीज को अगर आप सर्टेनली नहीं कैलकुलेट कर सकते तो आप क्या बोलोगे उसके बारे में? प्रोबेबली, क्या आप ऐसा बोलोगे ना? लगभग, संभवतः, ऐसी बात करोगे ना। तो अब बात ये आ गई कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल नहीं है, उसके साथ वेव भी है, और वो इलेक्ट्रॉन की ना तो आप पोजीशन एग्जैक्टली निकाल सकते हो, ना तो
मोमेंटम निकाल सकते हो, ना तो एनर्जी वगैरह कुछ नहीं निकाल सकते। जबकि बोर ने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन फिक्स ऑर्बिट में घूमता है, उसकी इतनी एनर्जी होती है, उसका इतना मोमेंटम होता है, उसकी इतनी वेलोसिटी होती है, सब उसने फिक्स कर दिया था। पर यहाँ तो सब कुछ अनफिक्स हो गया। क्या ये वाली बात समझ में आई? क्या ये वाली बात समझ में आ गई? ओके ओके, सो इसके बाद हमको क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पे चलना है। ओके, सो